So here we go. How to install the application in our project. I already told you किस तरीके से एक एप्लीकेशन को एक प्रोजेक्ट में डाला जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा कोर्स को किस तरीके से डाला गया है और फिर फीस को हमने किस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड किया है. ठीक है, अब हम सामने बढ़ते हैं और सामने देखते हैं कि किस तरीके से हम बाकी की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे. हियर वी गो. फ्रॉम Django से Django.http से हम इंपोर्ट कर रहे हैं HTTP रिस्पॉन्स को, जो कि हमें यहाँ यूज़ करना है, इसलिए हमने उसको यूज़ किया हुआ है. यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे लर्न Django को और यहाँ पे रिक्वेस्ट देंगे. यही लर्न Django जो डिफ़ाइन किया हुआ है व्यूज़ में एज अ फंक्शन, वो हम यहाँ पे मतलब हमारी urls.py में यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे हम views.learn Django बना रहे हैं. learn/Django फीस और Django यहाँ पे ये, यहाँ पे ये. ठीक है, तो व्यूज़ में जो हमने चीज़ें बनाई थी, यानी कि जो डेफिनेशन बनाई थी, वो यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन बनाई थी वो. ओके, और ये हमारा एक्सटेंशन URL है, ये भी हमारा एज एन एक्सटेंशन URL है. ठीक है, तो ये समझ में आ ही गया होगा आपको किस तरीके से हम एक्सटेंशन URL यहाँ पे बना रहे हैं. ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे थे views.py ऑफ कोर्स लाइक लर्न Django, ये हमने फंक्शन बनाया हुआ है. यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट दी हुई है, सिंपल. और हाँ, अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए था. ओके, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट दी हुई है और हमने यहाँ पे Django.http से HTTP रिस्पॉन्स को हमने इंपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पे हम HTTP रिस्पॉन्स दे रहे हैं. ओके, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं हम लिख सकते हैं. नाउ अब ये views.py की एक बन गई और ये फीस Django, लर्न Django एंड फीस Django करके दो बन गया है. अब इन दोनों के दोनों फंक्शंस को हमको URL पैटर्न्स में दिखाना पड़ेगा. सो views.learn Django एंड views.fees Django हमने यहाँ पे दिखा दिया दोनों को. ठीक है, आप इसको लिस्ट के फॉर्म में कर सकते हो, बीच में आपको कॉमा देना है. ठीक है, तो इस तरीके से. लेकिन आपको इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम कोर्स से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज़ को, एंड फ्रॉम फीस से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा व्यूज़ को अलग अलग. और यहाँ पे आप एज लिख सकते हो, एज फॉर एग्जांपल VW एंड हियर as FS like fees. ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि इसको नहीं पता चलेगा कि ये किसका व्यूज़ है. ओके, तो इसके कारण आपको इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. सामने बढ़ते हैं. अगर आपको यहाँ पे मुझे लगता है ये सारी सेम चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम सामने बढ़ते हैं. और क्योंकि हम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते, मैंने जैसे बोला था एज अ CVFV, तो आप CVFV ये लिख सकते हो, क्योंकि आप व्यूज़ को एज अ CVFV लिख रहे हो. या फिर अगर आप फ्रॉम course.views से ही, ओके, ये जो आप लिख रहे थे कि लाइक फ्रॉम कोर्स इंपोर्ट व्यूज़, आप सीधा course.views से इंपोर्ट करो लर्न Django को एज अ फंक्शन. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट करो एज अ फंक्शन, यहाँ पे आप डायरेक्ट इंपोर्ट करो फ्रॉम fees.views से, एंड यू विल बी राइटिंग इट ओवर हियर विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन. योर कोड विल बी रनिंग. ओके, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा. तो सामने बढ़ते हैं. सो गीकी शोज़ की स्टेप्स क्या है. तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट प्रोजेक्ट गीकी शोज़ लाइक Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट गीकी शोज़, CD गीकी शोज़, आपको गीकी शोज़ के अंदर जाना पड़ेगा. python manage.py स्टार्ट ऐप और इस ऐप का नाम,
या आपने दूसरा ऐप बना लिया, फिर आप जाते हो इंस्टॉल्ड ऐप्स में और यहाँ पे दोनों को भी लिखते हो, कोर्स को और फीस को दोनों को लिखते हो। राइट व्यू फंक्शन इनसाइड views.py में आप एक व्यू फंक्शन लिखते हो and you will be mapping that view function with the URL. So define the URL according to that view function. ओके तो ये हो गई गीकी स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने बढ़ते हैं। नाउ views.py में आप देख रहे हो कि from django.http import http response, ये बहुत बार देखा हुआ है, तो ये सेम है। यहाँ पे आपने दोनों बना दिए हैं व्यूज़, और यहाँ पे फाइनली आपने cv.something fv. अभी जो देखा था हमने वही है। वाई URL पैटर्न्स इनसाइड द एप्लीकेशन, URL पैटर्न्स को आपको इनसाइड एप्लीकेशन क्यों लिखना पड़ेगा, तो इसके कुछ रीजंस यहाँ पे बताए हुए हैं। ओके सो हम यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सो फार वी हैव लर्न टू डिफाइन द URL पैटर्न एट प्रोजेक्ट लेवल पे। आपको एक तरीके से URL पैटर्न डिफाइन करना पड़ेगा फॉर आवर एप्लीकेशन। अगर आप इसको प्रोजेक्ट लेवल पे रखते हो, urls.py की फाइल को प्रोजेक्ट के लेवल पे रखते हो, तो आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। विच मीन्स इफ़ वी वांट टू यूज़ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अगर आपको यूज़ करना है फॉर आवर अनदर प्रोजेक्ट, वी मे फेस द इशू, हमको इश्यूज आ सकते हैं। ओके सो फॉर ईच एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन के लिए, फॉर ईच एप्लीकेशन शुड बी इंडिपेंडेंट और लेस डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट। तो हमको क्या रखना है, एक तो इंडिपेंडेंट रहना है या फिर लेस डिपेंड रहना है हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। ओके ओके सो आवर ईच एप्लीकेशन शुड बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमारा हर एक एप्लीकेशन, और या फिर लेस डिपेंड होना चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर। इसलिए हम क्या करेंगे, हर एक एप्लीकेशन के लिए urls.py की फाइल अलग बनाएंगे। सो वी कुड यूज़ अवर एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, हम हमारे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं ईजीली विदाउट वरिंग अबाउट द urls.py अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट फोल्डर। तो फॉलोइंग बेनिफिट्स होते हैं एक्चुअली में। एक तो सबसे बड़ी बात, तो हम किसी भी प्रोजेक्ट में उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्लग एंड प्ले की तरह। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक इसमें अगर यूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर अगर यूज़, प्रोजेक्ट का urls.py फोल्डर अगर यूज़ करेंगे, तो स्पेसिफिकली उसी प्रोजेक्ट में ही हमको उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखना कि क्या क्या बेनिफिट्स है। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट के ऊपर कम हो जाती है। इन्हांस एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, इन्हांस हो जाता है। ओके इट इन्हांसेस द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एज वेल। रीयूजेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशंस बिकम्स ईजी, जो रीयूजेबिलिटी होती है एप्लीकेशन की वो ईजी हो जाएगी, हम रीयूज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को। हम इन्हांस करते हैं एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को यहाँ से। ओके वी रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन। इंक्लूड, अभी इंक्लूड कहाँ यूज़ होता है? इंक्लूड मान लो कि जो सबसे पहली फाइल होती है URL की, यानी कि प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर जो फाइल होती है उसमें इंक्लूड यूज़ होता है। सिंपल, अभी प्रोजेक्ट की लेवल कौन सी है हमारी मान लो, तो सबसे पहले तो हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इंक्लूड को, और फिर बाद में इंपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं लाइक इंक्लूड, फिर मॉड्यूल, और फिर नेम स्पेस इक्वल्स टू नन। यानी कि इंक्लूड में हम यहाँ पे एक तो ब्लैंक छोड़ देते हैं चीज़ों को, ओके, और फिर यहाँ पे नेम स्पेस देते हैं, ओके, इज इक्वल्स टू नन जो भी होगा। इंक्लूड पैटर्न लिस्ट भी दे सकते हैं, इंक्लूड पैटर्न लिस्ट कॉमा ऐप नेम स्पेस, यहाँ पे ब्रैकेट्स देखना अच्छे से, और फिर नेम स्पेस करके इज इक्वल्स टू नन। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि किस तरीके से हम इंक्लूड का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे आप बोल रहे थे कि जो एप्लीकेशन नेम स्पेस है या फिर इंस्टेंस नेम स्पेसेस है, वेयर द एंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इट कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाइड। जहाँ पे एंट्रीज इंक्लूडेड होंगी वो स्पेसिफाइड भी हो सकती है। ओके,
तो इंक्लूड ऑल्सो एक्सेप्ट एज एन आर्ग्यूमेंट करके एक्सेप्ट करता है. इंक्लूड ऑल्सो एक्सेप्ट एज एन आर्ग्यूमेंट आइदर एन इटरेबल दैट रिटर्न्स URL पैटर्न्स और टू टपल कंटेनिंग सच इटरेबल प्लस द नेम ऑफ द एप्लीकेशन नेम स्पेस. ओके, तो ये बहुत कुछ लिखा हुआ है एग्जैक्टली तो इसका हम मीनिंग नहीं जान पा रहे, लेकिन हम इंक्लूड ज़्यादातर ही इंक्लूड जो है वो प्रोजेक्ट लेवल पे यूज़ करते हैं. प्रोजेक्ट लेवल की urls.py फाइल में हम यूज़ करते हैं इसको. ओके, आप यहाँ पे सिंपल दे सकते हो कि इंक्लूड और फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम, फिर यहाँ पे जो होता है नेम स्पेस होता है, नेम स्पेस इक्वल्स टू नन. कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाएगा तो हम बता देंगे आपको. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे एक फ्रॉम django.urls आपको इंपोर्ट करना है इंक्लूड को, और आपको पाथ को भी एक तरीके से करना है इंपोर्ट. नाउ urls पैटर्न्स इज इक्वल्स टू, आप देखना पाथ कॉर और फिर इंक्लूड करके आप लिखोगे course.urls. ओके, तो आई थिंक सो कि यहाँ पे भी आप देखना कि यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, आप ये इंक्लूड अंदर लिखोगे पाथ के यहाँ पे. ओके, तो मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला था वो ऊपर वाली साइड बोली थी, मतलब इसी को हमने बाहर निकाल के बताया था, लेकिन अभी ये अंदर की तरफ है पाथ के अंदर. तो कॉर और फिर इंक्लूड और फिर course.urls, मतलब सारी की सारी course.urls की जो भी URLs होंगी उसके ऊपर इसको डाइवर्ट करो एक तरीके से. ओके, देन आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अगर आपको URLs पैटर्न्स में इन सारी चीज़ों को एक साथ ही लिखना है, प्रोजेक्ट लेवल पे ही अगर आपको लिखना है, तो आप लिखोगे कॉर इंक्लूड एंड फिर ये लर्न डीजे एंड फिर ये जो लर्न Django है, फिर लर्न पाइथन है, बट इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा. ओके, अदर पैटर्न्स में आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको इंक्लूड और फिर अदर पैटर्न्स. ओके, पहले तो इन अदर पैटर्न्स को आप डिफाइन कर लो इस तरीके से. जैसे आप अदर पैटर्न्स को एक लिस्ट में डाल दोगे, जैसे कि आप urls.py हमारी ऐप लेवल पे जो फाइल होती है उसको करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे इसको करो और फिर यहाँ पे अदर पैटर्न्स डाल दो. सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to read this code. Okay, now write URL pattern inside the application. Inside the application आप URL pattern कैसे लिखोगे? So प्रोजेक्ट फोल्डर पे आपने देखा कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है. लाइक पैकेज नेम रहेगा यहाँ पे, लाइक वी कैन से ऐप नेम एंड हियर विल बी द मॉड्यूल नेम. कौन सा मॉड्यूल? ओके, सो course.urls. At the प्रोजेक्ट फोल्डर इन द एप्लीकेशन फोल्डर वी हैव सीन व्यूज़ का किस तरीके से होता है. urls.py का आप देख रहे हो अभी सेम थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था urls.py, बट सिर्फ प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट फोल्डर पे ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है इंक्लूड के साथ में हमको. ओके, इंपोर्ट पाथ एंड इंपोर्ट इंक्लूड दोनों को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. नाउ गी की स्टेप्स अगेन आपको पता है कि सबसे पहले तो आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, आप एक ऐप बनाओगे, उसके बाद में आप settings.py में जाओगे, उस ऐप को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद में आप एक फंक्शन लिखोगे. सबसे पहले आप फंक्शन लिखोगे, फिर आप urls.py में जाके उस फंक्शन को यूटिलाइज करने के लिए एक URL बनाओगे. बाद में write all URL pattern. Okay, write all URL pattern related to the application in urls.py file available inside the application. Okay, सारी URL patterns आपको बताने हैं जो कि आप एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहते हो. Include applications urls.py file inside the project urls.py file. यहाँ पे आपको ये भी चीज़ को याद रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट की urls.py फाइल को सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ही आप views.py बनाते हो, उससे पहले ही मान लो कि अगर मैं मेरी स्टेप डाल दूंगा यहाँ पे, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ मान लो, और सबसे पहले जो यहाँ पे मेरी स्टेप रहेगी
वो प्रोजेक्ट की urls.py फाइल रहेगी, या फिर एक्चुअली ये डिपेंडेंसी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, आप देखना कि सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगा कि यहाँ तक मेरी स्टेप्स हो जाने के बाद में, सारी स्टेप्स हो जाने के बाद में, ये वाली स्टेप्स में फाइनली प्रोजेक्ट्स urls.py फाइल में जाके उस एप्लीकेशन के बारे में लिखूँगा इंक्लूड करके। ओके, तो लास्ट में जो है, आप लास्ट में भी दे सकते हो या फिर पहले भी दे सकते हो, बट ये सही रहेगा कि आप लास्ट में दे दो, बिकॉज यू नो कि कौन सी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो एप्लीकेशंस urls.py फाइल में आपको जाना है। ओके, urls.py फाइल में, ओके, और फिर प्रोजेक्ट्स urls.py फाइल में आपको जाना। तो इस तरीके से आप जा सकते हो। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट लेवल पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी urls.py फाइल में, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रन नहीं होगा। सिंपल है, सामने बढ़ते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट इज अ टेक्स्ट फाइल, इट कैन जनरेट एनी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट लाइक HTML, XML, CSV। तो ये टेम्पलेट टेक्स्ट फाइल होती है, किसी भी टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट को ये जनरेट करती है, जैसे कि मैंने बोला HTML, XML, CSV। अ टेम्पलेट कंटेन्स, इसमें वेरिएबल्स हो सकते हैं विच गेट रिप्लेस्ड विद द वैल्यूज़, जो कि वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस होंगे व्हेन द टेम्पलेट इज इवैल्यूएटेड। एंड इसमें टैग्स होते हैं विच कंट्रोल द लॉजिक ऑफ द टेम्पलेट। ओके, सो टैग्स एंड वी कैन से वेरिएबल्स होते हैं इसमें। ओके, सो टैग्स जो है वो लॉजिक टेम्पलेट का कंट्रोल करता है। टेम्पलेट इज यूज्ड बाय व्यू फंक्शन, टेम्पलेट जो है वो व्यू फंक्शन के द्वारा यूज होता है टू रिप्रेजेंट द डाटा टू द यूजर। ओके, यूजर सेंड्स रिक्वेस्ट टू व्यू, यूजर जो है वो व्यू को रिक्वेस्ट सेंड करता है, देन व्यू कॉन्टैक्ट द टेम्पलेट, टेम्पलेट को कॉन्टैक्ट करता है। आफ्टर दैट व्यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्पलेट एंड देन व्यू गिव्स द रिस्पॉन्स टू द यूजर। ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल। ओके, क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर एंड फाइल्स, किस तरीके से हम टेम्पलेट फोल्डर्स और फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखना कि आप टेम्पलेट्स बनाओगे, तो आपने टेम्पलेट्स बना दिया, लेकिन आपने टेम्पलेट्स किसके अंदर बना दिया है ये आप ज़रूर याद रखना। वी क्रिएट द टेम्पलेट फोल्डर इनसाइड द प्रोजेक्ट फोल्डर, हम प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर टेम्पलेट फोल्डर को बना रहे हैं। सॉरी फॉर दिस वन। ओके, प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हम टेम्पलेट फोल्डर को बना रहे हैं, इसमें ऑल HTML फाइल्स रहेंगी, टेम्पलेट्स में ऑल HTML फाइल्स रहेंगी। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो लाइक इतनी सारी आपने टेम्पलेट्स में फाइल्स बना दी, HTML की 2, 3, 4 फाइल्स आपने बना दी, दीज आर टेम्पलेट फाइल्स। ओके, सामने बढ़ते हैं। ऐड टेम्पलेट्स इन सेटिंग्स .py, आपको सेटिंग्स .py में जाके आपके टेम्पलेट फाइल्स को एक तरीके से मतलब टेम्पलेट्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पे ये फोल्डर लेवल पे, सॉरी प्रोजेक्ट लेवल पे आपने टेम्पलेट बना तो लिया, but you have to go to the settings and there you have to register your template. Okay, so like old version Django 3.0 में ये होता था कि आपको टेम्पलेट डायरेक्टरी लिखनी पड़ती थी, templates dir is equals to os.path.join base underscore dir और फिर templates। ठीक है, ये समझ में आ ही गया होगा। नाउ templates dir is equals to base अंडरस्कोर dir और फिर आप इसको टेम्पलेट्स लिखोगे। सिंपल, इंस्टॉल्ड एप्स लाइक कोर्स फीस, नाउ यहाँ पे आप टेम्पलेट्स लिखोगे। ओके, सो सिंपल सी बात है, ये जो टेम्पलेट्स है इसको आपको यहाँ लिखना है। सिंपल है, ये जो टेम्पलेट्स पहले से ही होगा यहाँ पे, तो आपको लिखना है dirs और फिर लिखना है टेम्पलेट्स dir। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो ये Django 3.1 के ऊपर है कि आपको इस तरीके से लिखना है लाइक बेस अंडरस्कोर dir/templates और फिर उसी को यहाँ पास कर देना है टेम्पलेट्स अंडरस्कोर dir। ओके, इंस्टॉल्ड ऐप में आपको ऑब्वियसली आपके ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज इट वोंट बी वर्किंग। ओके, की शो स्टेप्स आप देखना ये किस तरीके से करनी है। तो आपको जब टेम्पलेट बनाना है तो आपने सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लिए सारे ऐप्स। अब आप टेम्पलेट्स फोल्डर में चले गए, इनसाइड द रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आप चले गए। अभी आप वहाँ पे जाके लिखोगे टेम्पलेट्स डायरेक्टरी में
लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका ओल्ड वर्जन, ये तो यूज़ करेंगे ही नहीं हम ज़्यादा, ऑब्वियस है, हम नया वर्जन यूज़ करेंगे। सो हम बोलो टेम्पलेट्स अंडरस्कोर dir और फिर बेस अंडरस्कोर dir स्लैश टेम्पलेट्स लिखेंगे एंड टेम्पलेट्स इज टू इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे dirs के सामने। सिंपल है। सो क्रिएट टेम्पलेट फाइल्स इनसाइड द टेम्पलेट फोल्डर। आप बाद में टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आप फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ये 4 फाइल्स जो है वो क्रिएट कर चुके हैं हम। ओके, राइट व्यू फंक्शन इनसाइड views.py फाइल, डिफाइन URL फॉर व्यू फंक्शन फॉर एप्लीकेशन यूजिंग द urls.py फाइल। नाउ सामने बढ़ते हैं। आप देखना कि किस तरीके से हम टेम्पलेट फाइल्स को यहाँ पे बना रहे हैं। आप यहाँ पे course.html में की कुछ लिखोगे, course2.html में, course1.html, course2 एंड fees2.html में। तो इसमें और यहाँ पे एक fees1.html भी है। तो आपने इन सब में कुछ डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डाटा आप लिख सकते हो। नाउ अब ऑब्वियसली इन HTML फाइल्स को आपको लिंक अप करना पड़ेगा। तो रेंडरिंग द टेम्पलेट फाइल्स, तो इन टेम्पलेट फाइल्स को आपको रेंडर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि ये फाइल्स तो आपने बनाई है लेकिन रेंडर भी तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लिखोगे, डायनामिक डेटा इफ एल्स एनी पाइथन कोड लॉजिक। अगर आपको कुछ लिखना है कोड लॉजिक तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। रिटर्न रेंडर और फिर रिक्वेस्ट रहेगा आपका, क्या, रिटर्न रेंडर और फिर रिक्वेस्ट और फिर टेम्पलेट का नाम। ओके, आपको यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको Django.shortcut से रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? Django.shortcut से आपको रेंडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है। ओके, और फिर कंटेक्स्ट जो है डिक्ट नेम और फिर कंटेंट टाइप जो है, जो भी है, स्टेटस और फिर यूजिंग नन। सो आप देखना यहाँ पे कि रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ये तीनों चीज़ें तो आपकी रहेंगी और फिर आप इस HTML का नाम दे दोगे, यानी कि आप रेंडर कर रहे हैं उस फाइल को। ओके, नाउ अब यू आर रेंडरिंग इट। रेंडर जो फंक्शन है उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे दी है। रेंडर फंक्शन इट कंबाइंस अ गिवन टेम्पलेट, एक कंबाइन करता है गिवन टेम्पलेट को विथ गिवन कंटेक्स्ट डिक्शनरी के साथ में एंड रिटर्न्स एन HTTP ऑब्जेक्ट, HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विद दैट रेंडर टेक्स्ट। रेंडर टेक्स्ट के साथ साथ HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को ये भेजता है। ओके, इट कंबाइंस द गिवन टेम्पलेट, टेम्पलेट को और कंटेक्स्ट डिक्शनरी को, दोनों को एक तरीके से कंबाइन करता है रेंडर फंक्शन। ओके, एंड रिटर्न्स द HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है विथ दैट रेंडर टेक्स्ट के साथ में। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिक्वेस्ट, द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है ये, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज टू जनरेट दिस रिस्पॉन्स। ओके, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इस रिस्पॉन्स को जनरेट करने में मदद करता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ओके, तो सामने बढ़ता है और आप देखना रेंडर रिक्वेस्ट, फिर टेम्पलेट का नाम जो भी है आपका, फिर कंटेक्स्ट भी लिख सकते हो आप, डिक्ट नेम, जो भी आपने डिक्शनरी ऊपर बनाई होगी उसका भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। कंटेंट टाइप रहेगा MIME टाइप और स्टेटस रहेगा नन यूजिंग नन। नाउ रेंडर रिक्वेस्ट फिर course.html कंटेक्स्ट ये रहेगा, कंटेंट टाइप जो है ये रहेगा। तो एक बार हमने course1.html यहाँ पे बनाई है, फिर views.py में जाके आपको वो course1.html को रेंडर करना पड़ेगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे भी देखना सेम, इट्स रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट। ओके, अब हम सामने बढ़ते हैं। अभी आप देखना कि हमको यहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमने बहुत बार रिपीट कर चुका है। इंस्टॉल ऐप्स में आपने इंस्टॉल कर दिया, फिर आपको टेम्पलेट्स फोल्डर इनसाइड द रूट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाना है और आप ये लिख सकते हो ओके base_dir फिर टेम्पलेट्स, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देना लाइक टेम्पलेट्स में dirs टेम्पलेट्स dir। क्रिएट टेम्पलेट फाइल इनसाइड द टेम्पलेट फोल्डर। आप टेम्पलेट फोल्डर में आपकी फाइल्स तैयार करोगे, व्यू फंक्शन में जाके व्यू बनाओगे, urls.py में जाओगे। जब आप urls.py में जाओगे एप्लीकेशन लेवल पे, आप बाद में प्रोजेक्ट लेवल की urls.py में जाओगे, फिर आप राइट करोगे टेम्पलेट फाइल्स का कोड। सबसे पहले ही आप कोड को राइट मत करो, सबसे पहले तो फाइल्स बना लो आप पूरी, उसके बाद में कोड को आप राइट कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट द टेम्पलेट फोल्डर एंड फाइल्स। ओके,
तो आपको फोल्डर्स बनाने हैं, सारे फाइल्स बनाने, उसके बाद में अपना कोड जो है लिखना है और ये देखना है कि क्या कनेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, इट इज़ लाइक दैट। सो आप यहाँ पे देखना कि सिंपल है, वी कैन क्रिएट द सेपरेट फोल्डर इनसाइड द टेम्पलेट्स फोल्डर। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम एक सेपरेट फोल्डर भी बना सकते हैं फॉर द एप्लीकेशन, देन ईच एप्लीकेशन विल कंटेन ओनली दोज HTML फाइल्स विच आर रिलेटेड टू देम। तो उस हर एक एप्लीकेशन में वही फाइल्स रहेंगी जो कि उनसे रिलेटेड रहेंगी, उस एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेंगी, राइट। सो विच आर रिलेटेड टू देम। सो दिस विल इन्हांस द रीडेबिलिटी, जो हमारी रीडेबिलिटी है उसको इन्हांस करेगी, और सेपरेट HTML फाइल्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हमारे पास सेपरेट फाइल्स रहेंगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट्स में मैंने कोर्स की भी बहुत 4-5 फाइल डाल दी, फीस एप्लीकेशन की भी 4-5 फाइल डाल दी HTML वाली। सो दैट विल बी अ लेंदी प्रोसीजर, okay, that will be the lengthy code. So to enhance that readability we can use the application specific files, okay, so template slash course slash जितनी भी आपकी HTML फाइल्स रहेंगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इट्स नेमिंग कन्वेंशन बट नॉट कंपल्सरी टू राइट द नेम एज द एप्लीकेशन नेम। यहाँ पे एप्लीकेशन नेम से ही आप नेम लिखना ज़रूरी नहीं है, एक नेमिंग कन्वेंशन है, बट ये नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि मतलब किस से रिलेटेड, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड ये टेम्पलेट्स फाइल्स हमने यहाँ पे दी है। ओके, सो दैट्स वाई। ओके, सो यहाँ पे एक टेम्पलेट फोल्डर और फाइल्स जो हम एप्लीकेशन के बेसिस पे क्यों बनाते हैं उसका एक रीज़न है, सिंपल है। वी कैन क्रिएट द सेपरेट फोल्डर इनसाइड द टेम्पलेट फोल्डर फॉर एप्लीकेशन, then each application will contain only the HTML files which are related to them. Each application will have the HTML files related to them, okay, related to each application will be having the files related to them only. That's why we will enhance the readability and we will keep our HTML files separate according to the applications and it will not create any confusion. So that's why now क्रिएट टेम्पलेट फोल्डर एंड फाइल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि आपने फाइल्स 2 बना दी, यहाँ पे भी आपने 2 फाइल्स यहाँ पे बना दी। दिस फाइल्स आर कॉल्ड द टेम्पलेट फाइल्स। इन फाइल्स को हम टेम्पलेट फाइल्स बोलते हैं, सिंपल है। ओके, ऐड टेम्पलेट्स इन द settings.py। settings.py में आप दोबारा ये डालना चाहोगे तो आप देखना कि यहाँ पे आप settings.py में ये फाइल, सो हियर वी गो, हमने क्या किया हुआ है कि ये जो फाइल्स हमने बनाई हुई है टेम्पलेट्स स्लैश ऐप नेम स्लैश जो भी HTML फाइल्स है हमारी, वो अब हम जाते हैं इंस्टॉल्ड ऐप्स में। सॉरी, इंस्टॉल्ड ऐप्स में तो हमने एप्लीकेशंस बना दिया ऑलरेडी। टेम्पलेट्स _dir लिखेंगे, बेस _dir और फिर टेम्पलेट्स लिखेंगे और फिर इसको यहाँ पे पास कर देंगे, सिंपल है, टेम्पलेट्स और फिर dir, फिर टेम्पलेट्स डायरेक्टरी। डायरेक्टरीज वेयर द इंजन शुड लुक, directories where the engine should look for template source files। ये हम इसलिए बनाते हैं, ये डायरेक्टरीज इसलिए बनाते हैं जहाँ पे हमारा जो इंजन है वो टेम्पलेट सोर्स फाइल को लुक कर सके, देख सके इन सर्च फोल्डर। सिंपल, डायरेक्टरीज वेयर इंजन शुड लुक फॉर टेम्पलेट्स सोर्स फाइल्स इन सर्च फोल्डर में देख सके। सिंपल सी बात है। चलिए सामने बढ़ते हैं। नाउ गीकी स्टेप्स, गीकी स्टेप्स में आप देखना सारी चीज़ें बहुत ही सही से हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखना बस, बाकी तो सारी चीज़ें सही लग रही हैं मुझे, बाकी इसमें कोई नई चीज़ हमने नहीं ली है। राइट, टेम्पलेट फाइल्स, यहाँ पे आप टेम्पलेट फाइल्स लिखोगे, फिर रेंडरिंग द टेम्पलेट फाइल्स, ऑब्वियसली एज ऑब्वियस हमने जो थोड़ी देर पहले देखा था कि आप देखना कि यहाँ पे देखना कि कोर्स /course1.html, क्योंकि बाय क्रिएटिंग द टेम्पलेट फाइल फॉर द एप्लीकेशन, आपने टेम्पलेट फाइल्स को एप्लीकेशंस के लिए बनाया हुआ है। वी सेपरेट द बिजनेस लॉजिक एंड प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन views.py फाइल। नाउ वी विल राइट द बिजनेस लॉजिक इन views.py फाइल एंड द प्रेजेंटेशन कोड इन द HTML फाइल। ऑब्वियसली जो बिजनेस लॉजिक रहेगा views.py फाइल में रहेगा और जो आपका प्रेजेंटेशन कोड रहेगा वो HTML की फाइल में रहेगा। स्टिल views.py विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द टेम्पलेट फाइल्स, इसलिए स्टिल views.py जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा टू प्रोसेस द टेम्पलेट फाइल्स
for this and we will use the render function in the views.py फाइल। सिंपल सी बात है, django.shortcut से आपको इंपोर्ट करना है रेंडर को, फिर यहाँ पे फंक्शन नेम देना है और फिर यहाँ पे डायनामिक डाटा, इफ एल्स, एनी पाइथन कोड और लॉजिक यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो, देन रिटर्न रेंडर एंड रिक्वेस्ट एंड टेम्पलेट नेम। अगर कंटेक्स्ट यहाँ पे आपने दिया हुआ है सो यू कैन पास दैट ओवर हियर इन द डिक्शनरी फॉर्म एंड कंटेंट टाइम MIME टाइप स्टेटस नन रहेगा, यूजिंग नन रहेगा, बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखना कि इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ छूट नहीं गई है मुझे लगता है, बट यहाँ पे आप एप्लीकेशन लेवल पे टेम्पलेट्स फाइल को रख रहे हो। पहले आप एप्लीकेशन लेवल पे नहीं, आप एप्लीकेशन लेवल पे ही लिखना चाहोगे, आई थिंक सो। तो नहीं, आप प्रोजेक्ट फोल्डर से रिलेटेड लिख रहे हो, यहाँ पे आप देखना कि प्रोजेक्ट फोल्डर से रिलेटेड आप लिख रहे हो, मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके आप इसको कर रहे हो। ओके, तो ये बात याद रखना, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बट गिक्की शोज़, यस ऑब्वियसली आप इस गिक्की शोज़ के अंदर ही लिख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, वाई आई डोंट नो, बट या यस राइट, तुम गिक्की शोज़ के अंदर ही लिख रहे हो। ओके, टेम्पलेट्स डाल रहे हो, सिंपल सी बात है, इसका मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे आप जो ये फाइल्स बना रहे हो प्रोजेक्ट लेवल पे। ओके, रेंडर का फंक्शन हमने देखा, रेंडर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है हमको। आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे आपको एक लिंक डालनी पड़ेगी या फिर आपको पाथ डालनी पड़ेगी, वी कैन से, एंड विद दैट पाथ वी विल बी हैविंग आवर आंसर। ओके, सो यहाँ पे आप देखना रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको। ओके, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक कंटेक्स्ट, सी नेम एंड कंटेंट टाइप इज एप्लीकेशन स्लैश XHTML XML एंड व्हाट नॉट। ओके, आपने यहाँ पे टेम्पलेट बना दिया कोर्स के अंदर और फिर ये फाइल बना दी आपने, ठीक है। देन वही चीज़ें है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोड दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। डायनामिक टेम्पलेट्स फाइल्स यूजिंग DTL, डायनामिक टेम्पलेट, पता नहीं DTL मतलब क्या है, बट डायनामिक टेम्पलेट फाइल्स यूजिंग DTL के हिसाब से हम डायनामिक टेम्पलेट की फाइल्स बनाएंगे। ओके, लाइक अब अगर आप जाओगे टेम्पलेट्स कोर्स में, फिर कोर्स 1.html में, तो आप ये देखना कि ये वेरिएबल आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, वेरिएबल लिखोगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक आप कर्ली ब्रैकेट्स, 2 कर्ली ब्रैकेट्स लिखोगे और इस 2 कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दोगे एंड उसके बीच में एक लिखोगे वेरिएबल। ओके, जो भी वेरिएबल आपको लिखना है वो वेरिएबल आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, इन 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वेरिएबल लिखोगे। ओके, चलिए डायनामिक टेम्पलेट फाइल्स। सो डायनामिक टेम्पलेट फाइल्स आप देखना कि यहाँ पे हमने देखा views.py में देखना आप कि फ्रॉम django.shortcut से हम रेंडर को लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने फंक्शन बना दिया, रिक्वेस्ट डाल दिया, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे कंटेक्स्ट बनाओगे। ओके, लाइक कंटेक्स्ट लाइक कोर्स नेम, और फिर आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में लिखोगे कोर्स नेम लाइक सी नेम और फिर Django, और फिर उसको कंटेक्स्ट जो है एज अ कंटेक्स्ट उसको पास कर दोगे, जो भी आपने वेरिएबल बनाया हुआ कंटेक्स्ट, यहाँ पे आपने कोर्स नेम बना दिया है। ओके, और फिर कोर्स 1.html, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लाइक सिंपल सी बात है, इस कोर्स नेम को यहाँ पे सीधा डाल दिया आपने, या फिर आप सीधा ये जो डिक्शनरी आप बना रहे हो ना, इस डिक्शनरी को पूरा का पूरा यहाँ पे पास कर दो। ओके, सिंपल सी बात है। सो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 3 तरीके से हम कंटेक्स्ट को लिख सकते हैं हमारे। एक तो कंटेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस वन, या फिर इसको ही एक सीधा कंटेक्स्ट बना लो, या फिर इसको पूरा का पूरा कंटेक्स्ट बना लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ओके, सो लेट्स हेड टूवर्ड द नेक्स्ट फाइल। ओके, आप यहाँ पे देखना कि डायनामिक टेम्पलेट फाइल्स में आप क्या कर रहे हो एक तरीके से। सो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना दिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, उस फंक्शन का यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया आपने। ओके, यहाँ पे भी एक वेरिएबल बना दिया। अब Django डिटेल्स में आप जाओगे, फिर आप बोलोगे nm, आप
क्रिएट क्या कर रहे हो, सबसे पहले तो एक डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हो। ओके, यू आर क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। सो एनएम और फिर सी नेम जो भी होगा ये, और फिर डी यू इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन लिखा आपने, एंड एस टी और फिर कोलन देके सीट्स लिखा, नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे कोलन है, सो सीट्स लिखा आपने। तो आप पूरी पूरी डिक्शनरी आपके पास है जिसमें कि 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट के बाद में आपको जिस टेम्पलेट में उसको दिखाना है वो टेम्पलेट आपका यहाँ पे रहेगा, या फिर वो HTML फाइल यहाँ पे रहेगी, उसका पाथ रहेगा, एंड फिर आप लिखोगे। सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी एक डिक्शनरी को आपने वेरिएबल में डाल दिया। यू जस्ट राइट दैट वेरिएबल ओवर देयर, और व्हाट यू कैन डू कि आप Django लिखना इज इक्वल्स टू लाइक Django, सॉरी कोलन में Django डिटेल्स लिखना, फिर भी वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, देखो यहाँ पे Django और फिर Django डिटेल्स, मतलब ये वाली। ओके, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाना कोर्स नेम, फिर आप nm लिखना, नेम कोर्स नेम के लिए nm, ड्यूरेशन के लिए आप du लिखना। आपको मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इसको लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स में, बिकॉज दिस इज अ टेम्पलेट लेवल लैंग्वेज। ओके, लाइक Django टेम्पलेट लेवल लैंग्वेज यू कैन से। सो यहाँ पे आप लिख रहे हो du एंड टोटल सीट्स विल बी st। सो इस तरीके से आप लिख रहे हो। रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी ये आप देखना कि पाइथन, Django एंड Django प्रोजेक्ट ऐप सेटिंग्स एंड टेम्पलेट सेटिंग्स। ओके, नाउ Django टेम्पलेट लैंग्वेज की बात चल रही है यहाँ पे। ओके, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पाइथन, Django एंड फिर Django प्रोजेक्ट बनाना है आपको, ऐप बनाने हैं, उसमें सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद में हाउ टू क्रिएट द टेम्पलेट एंड डू सेटिंग्स, किस तरीके से टेम्पलेट बनाते हो, सेटिंग्स आप कर सकते हो। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है जो कि हमने पूरी फुल फिलअप कर दी है ऑलरेडी। ओके, अब Django टेम्पलेट के बारे में थोड़ी देर के बाद जानते हैं, और थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद। थैंक यू।